नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर नेता के चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू होने में अब एक दिन भी पूरा नहीं बचा है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में वहां के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7 से 9 बजे के बीच मतदान शुरू होगा। अमेरिका के इन चुनावों पर दुनिया के सभी देशों की निगाहें और भारत जैसे बड़े देशों के लिए तो ये चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। खबरों की खबर में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। खास तवज्जो इसी पर देंगे कि कैसे अमेरिका का नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जिसको अमेरिकी लोग चुनेंगे, वो भारत के लिए किस तरह से भारत के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इन दो बड़े मुद्दों पर लौटूं आज के। उसके पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त ताज़ा खबर आ रही है, ब्रेकिंग विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। आज दोपहर में खबर आई थी, MiG-29 क्रैश हुआ था आगरा के पास। ये वीडियो हमको मिल गया, ये ताज़ा तस्वीरें हमको आई हैं जो किसी स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने रिकॉर्ड किए हैं। साफ देख सकते हैं MiG-29 कंट्रोल लूज कर दिया है और तेज़ी से गिर रहा है ज़मीन की तरफ। आसमान से गिरते हुए ये तस्वीरें आपने शायद ही बहुत कम बार देखी होंगी, जब इस तरीके से कोई विमान ऊपर से नीचे बिल्कुल ज़ीरो ग्रेविटी पर आ गया हो और तेज़ी से नीचे गिर रहा हो। ये तस्वीरें उसी वक्त हैं, किसी प्रत्यक्षदर्शी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी, आगरा आ रहा था, अभ्यास के लिए ये विमान चला रहा था। इसमें 2 पायलट मौजूद थे और दोनों पायलट समय रहते इससे बचकर बाहर निकल आए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर, ताज़ा तस्वीर आज शाम की दुर्घटना है। MiG-29 क्रैश हुआ है। ये देखिए वो तस्वीरें उस खाली खेत में जहाँ पर ये विमान गिरा जाके। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। तमाम ग्रामीण वहाँ इकट्ठे हो गए। ये आगरा के कागरौल इलाके के सोंगा गांव में एक खुले खेत में ये विमान गिरा और उसमें आग लग गई। और जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ रहे हैं। रणवीर, फ्री फॉल हुआ है विमान का, MiG-29 तेजी से गिरा है नीचे, क्या बताया और लोगों ने इस बारे में आपको? देखिए, ये तस्वीरें हैरान करती हैं क्योंकि आमतौर पे एक फाइटर प्लेन जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वो क्रैश भी करता है, तो उसकी स्पीड कुछ यूं होती है कि फ्लाइट आती है और सीधे जाके क्रैश करती है। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। इसको ध्यान से अगर देखिए तो ये बिल्कुल वर्टिकली गिर रहा है, यानी कि संभव है कि इस प्लेन का जो इंजन है ये हवा में ही बंद हो गया हो और इस वजह से जो ग्रेविटी की वजह से इसका फॉल हुआ है वो बिल्कुल वर्टिकल हुआ है। हालांकि अब घटना की वजह क्या थी ये एयरफोर्स ने भी जांच बिठाई है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। फाइटर प्लेन जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वो इस तरह से वर्टिकली हवा से आकर के ज़मीन में गिरे, इस तरह की तस्वीरें बहुत कम आती हैं। 2 पायलट जिन्होंने समय पर इजेक्ट कर लिया था खुद को और वो घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर इजेक्ट हुए, वो भी तस्वीरें हमारे पास आई हैं कि किस तरह से पैराशूट से जो पायलट हैं वो उतरते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने उन्हें चारपाई पे बिठाया, उनसे बात की, पानी पिलाया और उसके बाद वहाँ से वो पायलट निकले। तो पुलिस वहाँ पहुंची हुई थी और जो प्लेन था उस प्लेन के कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो जी। जले नहीं थे, क्योंकि गिरने के वक्त जो क्रैश हुआ उससे वो छिटक के दूर चले गए, तो वो पायलट्स के पास थे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आप देखिए कि जो ग्रामीण थे, इतना समय उनके पास था कि वो वीडियो बनाते गए और वो प्लेन गिरता गया। तो ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि कितना एक बड़ा हादसा था, जो कि पंजाब के और आदमपुर से रणवीर, ये प्लेन आगरा आ रहा था, MiG-29 थोड़ी देर जैसा में उसको लैंड एयरक्राफ्ट है करना था जो कि लेकिन जल्दी सुरक्षित से माना जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का है। और MiG-21 के बारे में तो बहुत सी बातें कही गई, यहाँ तक कि उनको फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया। MiG-21 तो धीरे धीरे अब भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से बाहर भी कर दिया और तेजस ने वो जगह लेनी शुरू कर दी है। लेकिन MiG-29 के साथ ऐसा हादसा होना ये अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। गनीमत है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, जैसा कि हमको बताया गया एयरफोर्स के द्वारा, जिससे जांच से पता चल सके कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें, जैसा कि रणवीर मेरे सहयोगी बार बार बता रहे हैं, भौचक्का करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। इस तरीके से कोई बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट फ्री फॉल हो, तेज़ी से नीचे की ओर गिरे, ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं। ये स्लो मोशन में हमने आपको दिखाई ताकि आपको साफ समझ में आए कि वो विमान गिर रहा है। शुक्रिया रणवीर इस अपडेट के लिए। और इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों के बाद अब आते हैं आज के प्रमुख मुद्दे पर।
अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव है, जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता रहा था। भारत के सामने सवाल यह है कि उसका हित किसके जीतने में ज़्यादा होने वाला है। अगर ट्रंप बनाम हैरिस की ये लड़ाई है, ट्रंप जीते तो क्या होगा, हैरिस जीती तो भारत के साथ क्या होगा। अगर कमला हैरिस जीती हैं तो भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ट्रंप भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, भारतीयों के लिए कौन बेहतर होगा, ट्रंप या हैरिस। ऐसे तमाम मुद्दों जिसके जवाब आप जानना चाहेंगे, इस पर आज हम विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। खास मेहमान भी अमेरिका से हमारे साथ आज जुड़ेंगे। दूसरा मुद्दा माननीय ट्रूडो साहब के बारे में है। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने, अलगाववादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। ये वो खालिस्तानी है जिनके लिए जस्टिन ट्रूडो लगातार बैटिंग करते आ रहे हैं और अपने भारत की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं तमाम कामकाज को लेकर। आज की तारीख में हम भारत और कनाडा के संबंध सबसे खराब दौर में हैं और अब आलम यह है कि कनाडा में रहने वाले वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उन पर, उनके धर्म स्थलों पर हमले होने शुरू हो गए हैं। क्या कर रही है ट्रूडो सरकार? ये ट्रूडो सरकार की नाकामी नहीं है तो क्या है? आज ट्रूडो की जो पोल खुली है उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की, जिसको लेकर अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं जब मूल तौर पे वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। भारत के चुनावों की ही तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के कई रंग देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत में रंग कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में लाल और नीला रंग सबसे ज्यादा छाया रहता है। लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है, जिनकी ओर से उम्मीदवार हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और नीला रंग डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी ओर से उम्मीदवार हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत की तरह ही अमेरिका में भी कई लोग पहले ही वोट डाल देते हैं। हालांकि ये तस्वीरें देखिए आप, वहाँ पे अर्ली वोटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट होता है, अमेरिका में अर्ली वोटिंग का एक प्रोविज़न होता है। जो वोटिंग चल रही थी बीते कुछ दिनों से, जो आज पूरी हो गई, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लोग बाग वोट डालने गए हैं तो कैसे जश्न मनाते हुए वोट डालने गए हैं। वो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अर्ली वोटिंग करने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी में अफ्रीकन हेरिटेज कल्चरल आर्ट सेंटर के लोग करीब के वोटिंग सेंटर पर पहले ही वोटिंग के लिए पहुंच गए। अर्ली वोटिंग का आज आखिरी दिन रहा। अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी व्हाइट हाउस के सबसे अहम चुनावों में बड़ी भूमिका निभा सकती है और सबकी निगाह है कि अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी कमला हैरिस पर दांव लगाती है या ट्रंप के साथ खड़ी होती है। अमेरिका के इन चुनावों में करीब 24 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं और ख़ास बात यह कि करीब एक तिहाई से कुछ कम, यानी 7 करोड़ 40 लाख मतदाता अर्ली वोटिंग के तहत पहले ही मतदान कर चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिका के मतदाताओं में से 2 तिहाई ने ही मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस बार 1 तिहाई मतदाताओं ने अर्ली वोटिंग में अपने वोट डाले हैं। देखना है कि वोटिंग का अंतिम प्रतिशत इस बार क्या रहता है। अमेरिका में मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान से जुड़े अधिकारियों ने मतदान से जुड़े इंतजामों को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है। इस बीच एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का भी है। इसके लिए भी सुरक्षा एजेंसियां बहुत मुस्तैद दिखाई दे रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कई इलाकों में इस तरह की फेंसिंग यानी बाड़बंदी कर दी गई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि चुनाव के नतीजों के बाद रूस और ईरान की ओर से हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा देने की साजिश हो सकती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी और कई निजी विश्लेषकों का आकलन है कि रूस इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत की उम्मीद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगता है कि रूस नेटो और यूक्रेन के समर्थन को लेकर अमेरिकी जनता को बांटना चाहता है। हालांकि रूस और ईरान दोनों ही सार्वजनिक तौर पर यह साफ कर चुके हैं कि वो अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस बार कोई चूक नहीं करना चाहेंगी। आपको याद दिलाएं, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को मानने से उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद उनके समर्थकों की भीड़ 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद में घुस गई थी और जमकर उत्पात मचाया था, तोड़फोड़ की थी, नुकसान पहुंचाया था सार्वजनिक संपत्ति को।
ट्रंप समर्थकों का मकसद अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की काउंटिंग को रुकवाना था, ताकि जो बाइडेन की औपचारिक जीत को रोका जा सके। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां उस तरह के उत्पाद के लिए बिल्कुल तैयार उस वक्त नहीं थी, लेकिन इस बार वो कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जिस दिन होता है, वोटिंग खत्म होते होते ही तुरंत काउंटिंग भी यानी मतगणना भी शुरू हो जाती है, और कई बार ये मतगणना कई कई दिनों तक चलती है। इस बार का चुनाव भी 2020 के चुनाव से कम रोमांचक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही बीते 4 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के आखिरी संडे भी दोनों ही उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के लैंकेस्टर के बाद जॉर्जिया के मैकॉन में रैली को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के इतिहास के 4 सबसे शानदार सालों के हम इस वक्त मुहाने पर खड़े हैं। हम अमेरिका को उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जो इस देश में पहले कभी नहीं देखी और न ही किसी ने उसकी उम्मीद की। Together we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. You watch. It's going to be so good. It's going to be so much fun. It'll be nasty a little bit at times, and maybe at the beginning in particular, but it's going to be something. And we're going to go to heights that this country never has reached, and nobody ever even thought it could. You're going to see things that you're not going to believe. उधर कमला हैरिस ने प्रचार के आखिरी रविवार को मिशिगन के ईस्ट लेंसिंग में रैली को संबोधित किया और कहा कि हम ट्रंप से थक चुके हैं। हैरिस ने कहा कि चुनाव हमारी जिंदगी के सबसे खास चुनावों में से एक है और उम्मीद जताई कि इस चुनाव में जीत उनकी ही होगी। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है, जो साफ महसूस होता है। 7 स्विंग स्टेट्स में शामिल मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन हैरिस की जीत के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। 2008 और 2012 में बराक ओबामा ने इन राज्यों में जीत हासिल की थी, लेकिन 2016 में ट्रंप ने इन राज्यों में जीत करके अपनी मजबूत स्थिति बना ली थी। लेकिन 2020 में बाइडेन ने फिर इन 3 राज्यों को डेमोक्रेट्स के पक्ष में मोड़ दिया था। अमेरिका में चुनाव की गहमागहमी है तो दुनिया भर में इसे लेकर उतनी ही दिलचस्पी भी है। भारत में भी चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। आलम यह है कि सड़क चलते लोग आजकल चर्चा भी यही कर रहे हैं कि ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस। ऐसा अक्सर भारत में भी चौराहों पर, नुक्कड़ों पर सुना जा रहा है। दरअसल ये चुनाव तय करेंगे कि हैरिस जीती तो क्या अमेरिका में बाइडेन की नीतियां आगे जारी रहती हैं, या फिर अगर ट्रंप जीत गए तो कई नीतियों में आमूल चूल बदलाव अमेरिका लेकर आएगा, जो कि कई मुल्कों पर असर डालेगा। जो भी होगा वो भारत अमेरिका के रिश्तों को कई मायनों में प्रभावित कर सकता है। सवाल यह है कि भारत के लिए बेहतर कौन साबित होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। सिलसिलेवार तरीके से इसी मुद्दे पर अब बात करते हैं। कमला हैरिस आधी भारतीय मूल की हैं, कैलिफोर्निया में पैदा हुई। उनकी मां तमिलनाडु से हैं, पिता जमैका से। उनके माता पिता के शादी के 9 साल के बाद तलाक हो गया था, जिसके बाद मां ने कमला हैरिस और उनकी बहन माया हैरिस को अकेले ही पाला, भारतीय संस्कार दिए। कमला हैरिस बचपन में चेन्नई में कई बार अपने नाना नानी के घर भी आईं। भारत से उनकी कई यादें जुड़ी हैं। उन्हें दक्षिण भारतीय भोजन, खास तौर पर डोसा, काफ़ी पसंद है। लेकिन क्या इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीती तो भारत के प्रति उनका विशेष झुकाव रहेगा? इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कमला हैरिस के पुराने बयानों को देखें, ये नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई में भारत समर्थक रही हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के फैसले का कमला हैरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर विरोध किया था। यहाँ तक ये कहा था कि अमेरिका भारत के अंदरूनी मामले में दखल पर विचार कर सकता है। खास बात है कि भारत से जुड़े अधिकतर मुद्दों पर हैरिस उपराष्ट्रपति रहते हुए ज्यादातर चुप ही रही। वो अभी तक एक बार ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1-to-1 मिली हैं।
लेकिन इस दौरान भी दोनों के बीच जो केमिस्ट्री नहीं दिखी, जो कि प्रधानमंत्री की बाइडेन या फिर ट्रंप के साथ अमूमन देखी गई है। सवाल यह है कि हैरिस जीतती हैं तो क्या उनका ऐसा ही रुख भारत के साथ रहने वाला है? क्या वो भारत के अंदरूनी मामलों में उसी तरह कमेंट करेंगी जैसा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कुछ मामलों में दिखा था, खास तौर पर मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे पर? बाइडेन प्रशासन के दौर में मोदी सरकार पर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगाया गया, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन के अपने दौरे में खंडन भी किया। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता कि हैरिस पूरी तरह बाइडेन की राह पर चलेंगी। वो एक इंटरव्यू में कह भी चुकी हैं कि उनका दौर बाइडेन के दौर से अलग होगा, जो उनके अपने निजी और पेशेवर अनुभवों पर आधारित होगा। कई जानकार ये भी मानते हैं कि हैरिस राष्ट्रपति बनी तो भारत के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके साथ उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार टिम वॉल्स के चीन के साथ अच्छे रिश्ते हैं और वे चीन के दौरे पर अक्सर आते जाते रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में कुछ अधिकारी मानते हैं कि कम्युनिस्ट चीन वॉल्स के उपराष्ट्रपति बनने से ज्यादा खुश होगा। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि इमिग्रेशन और ऊर्जा के मुद्दे पर हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बेहतर रहने वाला है। हैरिस इस बात का समर्थन करती रही हैं कि स्किल्ड वर्कर यानी कुशल श्रमिकों के लिए H-1B वीज़ा बढ़ाए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत के IT सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस मामले में अमेरिका की डेमोक्रेटिक सरकारों का कार्यकाल काफ़ी अच्छा भी रहा है। ऊर्जा के मामले में हैरिस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने के पक्ष में है, जिसके लिए भारत ने भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है। भारत को उम्मीद है कि इस दिशा में उसे अमेरिका से अत्याधुनिक तकनीक मिल सकती है। अगर कारोबारी लिहाज से देखें तो कमला हैरिस की जीत से भारतीय बाजार में मोटे तौर पर स्थिरता बने रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार की कंटिन्यूटी रहने वाली है। लेकिन अमेरिका के चुनावों को लेकर दुनिया भर का शेयर बाजार काफी ज्यादा चौकन्ना है। भारत में भी शेयर बाजार पर असर दिख रहा है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के पहले ही अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1.14 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ट्रंप की जीत के साथ अमेरिका की कई देशों के साथ व्यापारिक लड़ाई बढ़ने की भी आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे, इस पर भी अब नजर डालते हैं। ऐसी कई तस्वीरें गवाह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी गर्मजोशी भरे रहे हैं। ट्रंप के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे जितनी मुलाकात हुई वो ऐसी जोश से भरी रही, चाहे वो अमेरिका में हुई हो या फिर भारत में। ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुके हैं और उन्हें अपना अच्छा दोस्त तक बता चुके हैं। उधर 2020 के अमेरिकी चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोगन दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। यह अलग बात है कि ट्रंप वो चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती बनी रही। अब देखना यह है कि दोस्ती क्या भारत के लिए भी मुफीद साबित होगी। अगर ट्रंप ये चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले बात व्यापार की करते हैं। ट्रंप जीते तो भारतीय मंझोली IT कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, खास तौर पर अगर ट्रंप व्यापार के मामले में चीन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दें। ट्रंप व्यापार के मामले में चीन के साथ सख्त नीतियों की हिमायत करते रहे हैं। वो चीन पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को कम करेंगे, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा और अमेरिका की और कंपनियां भारत का रुख कर सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो जीते तो युद्ध को रुकवा देंगे। अगर किसी भी तरह से ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए भी बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी कह भी चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस भारत का दोस्त है और रूस की चिंताएं जितनी कम होंगी, भारत के लिए भी एक मोर्चा कम खुला रहेगा। कई पश्चिमी देश रूस से करीबी के लिए भारत की आलोचना भी करते रहे हैं। अगर रूस के साथ युद्ध खत्म होता है, रूस और अमेरिका के संबंध सामान्य होते हैं, तो भारत के लिए भी ये काफ़ी राहत देने वाली बात होने वाली है। कई जानकार मानते हैं कि बाइडेन के दौर के मुकाबले ट्रंप के दौर में भारत के अंदरूनी मामलों में दखल कम होगा। बाइडेन सरकार में हमने देखा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के विदेशी विभाग ने टिप्पणी की, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। ट्रंप के दौर में ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि इस मामले में
उतनी उम्मीद भी ठीक नहीं है। ट्रंप टैरिफ के मामले में कई बार भारत की आलोचना कर चुके हैं। मई 2019 में वो भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं और कह चुके हैं कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में उचित पहुंच नहीं देता है। इस सिलसिले में कई बार वो हार्ले डेविडसन का हवाला दे चुके हैं। राष्ट्रपति रहते उन्होंने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर आयात कर भी बढ़ा दिया था। मोटे तौर पर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो राष्ट्रपति चाहे कमला हैरिस बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही ऐसी उम्मीद जता भी चुके हैं। इस दोस्ती के पीछे चाइना फैक्टर भी एक बड़ी वजह है। दोनों ही देशों के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सामरिक नजदीकियों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और आइए इसी मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमेरिका में पीटीआई न्यूज़ एजेंसी के मुख्य संवाददाता ललित झा हमारे साथ है। ललित जी, स्वागत है आपका। और अभिषेक सिंह अमर जो कि हैमिल्टन कॉलेज से हैं। अभिषेक, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस शो में। ललित, पहला सवाल आपसे। आप लंबे अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं। आपने डेमोक्रेट्स भी देखे, आपने रिपब्लिकन्स भी देखे, आपने भारत में यूपीए की सरकारें भी देखी और अब मोदी जी की सरकार भी देख रहे हैं, और आप भारत के हितों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लोडेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बट आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस। भारत के लिए कौन फायदेमंद है, ट्रंप या हैरिस, और क्यों? आपने शुरू में ही कहा कि ये जो रिलेशनशिप है ये बायपार्टीसन सपोर्ट के साथ है। पिछले 3 दशकों में बिल क्लिंटन से स्टार्ट हुआ था, कारगिल युद्ध के बाद से, तो उसी दिशा में ये रिलेशनशिप बढ़ रही है। जो भी नेक्स्ट राष्ट्रपति आते हैं उसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। मुझे जो अपनी समझ है उसके हिसाब से जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, जो रिलेशनशिप जहाँ तक पहुँची है उसको एक और कदम आगे लेके जाएंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि जो राष्ट्र की जो फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, राष्ट्र हित के हिसाब से बनाई जाती है। और अभी की जो राष्ट्र हित है अमेरिका के लिए, उसमें उनका भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पिछले 10 सालों में भारत जिस तेज़ी से विश्व पटल पे उभरा है, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, इंटेलेक्चुअल पावर हो, उसमें भारत एक बैलेंसिंग रोल अदा कर सकता है। भारत जिस तरफ से टिल्ट कर जाएगा, चाहे ईस्ट चाइना रशिया का कॉम्बिनेशन हो या यूएस यूरोप का कॉम्बिनेशन हो, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। भारत ने शुरू से ही अपनी पिछले कई सालों से आपने देखा है कि एक स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की है। भारत एक ऐसा कंट्री है जिसके दोनों खेमों से सेम ही तरह की रिलेशनशिप है। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप, यूएस इंडिया रिलेशनशिप, इसी तरीके से बायपार्टीसन सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती जाएगी। ललित, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, उसके बाद अभिषेक के पास चलता हूँ, और वो ये कि अब से कितने घंटों के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी? आप अमेरिका में हैं और वो ट्रेंड्स आने हमको दिखने लगेंगे, और फाइनल आउटकम आते आते कितना टाइम लगेगा? फाइनल आउटकम कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट आपका पहला प्रश्न जो काउंटिंग कब से स्टार्ट होगा, अभी दिन के 11 बज रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम जोन में, और कल सुबह में 7 के बजे के आसपास वोटिंग स्टार्ट होगा। शाम के 7 बजे के आसपास ख़त्म होगी वोटिंग। उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि भारत में भी होता है कि पहले कुछ घंटों में काउंटिंग करने की कुछ तैयारियां करना पड़ती हैं, वो तैयारियां करेंगे, बैलेट बॉक्सेस आएंगे, उसके सर्वे होगा, प्रोसेस होगा, उसमें लगेंगी। उसके बाद से काउंटिंग की इनिशियल ट्रेंड स्टार्ट होती है। अनलाइक भारत, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं है, बड़ा ही डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। हर स्टेट का अपना अपने अलग नियम कानून है वोटों की गिनती करने के लिए। इवन कई स्टेट्स में काउंटीज की अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उनमें जो कुछ काउंटीज हैं, उनमें कितनी देर लगते हैं उन प्रोसेस को स्टार्ट करने में, और कितना देर लगता है उसको काउंटिंग करने में, इस पे कई चीज़ें डिपेंड करती है। बट मेरा मानना है कि कल रात मध्य रात तक अमेरिका के टाइम के हिसाब से और भारत के हिसाब से 10:30 बजे सुबह के आसपास एक इनिशियल ट्रेंड आपको दिख जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन होंगे। जी, उस पर नज़र रहिए। ललित, आपके साथ भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बने रहिए। मैं अभिषेक के पास एक सवाल लेकर जाना चाहता हूँ। अभिषेक, हमने अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए तो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, मोटे तौर पर बहुत कीनली हिंदुस्तान की आम जनता भी
जो हुज हुए हैं वो तो है ही है, लेकिन आम जनता का भी इंटरेस्ट बहुत है कि कमला हैरिस हारेंगी कि जीतेंगी, ट्रंप हारेंगे कि जीतेंगे। मैंने ये अक्सर कई सारे न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में पढ़ा कि जो इंडियंस हैं, अमेरिकन इंडियंस हैं, वो जो लार्जली डेमोक्रेट माने जाते थे, वो रिसेंट पास्ट में उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। वो या तो इंडिपेंडेंट कहला रहे हैं या अब वो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हो गए हैं। ये ट्रेंड बना हुआ है या ये ट्रेंड कमला हैरिस के आने के बाद रुक गया है? आपका क्या परसेप्शन है? देखिए, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगता है लोग अब ट्रंप को सपोर्ट करने में या रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने में अब अनकंफर्टेबल नहीं है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं या लीगली आए हैं, तो इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा तो बन के उभरा ही है इस चुनाव में, जिससे कि ट्रंप को काफ़ी फायदा हुआ है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, जो लीगल प्रोसेस से इंडियंस वेट कर रहे हैं लंबे समय तक वीज़ा के लिए, और यहाँ इलीगल प्रोसेस से लोग आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेजोनेट करता है। बहुत बार बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि लीगल इमिग्रेशन रुकेगा तो शायद ग्रीन कार्ड का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इंडियंस स्ट्रैटेजिक ग्रुप के रूप में उभरे हैं और अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहते हैं। दूसरी जी। बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे लॉबी सिस्टम से अमेरिकन पॉलिसीज़ बनती हैं, तो जो इंडियन लॉबी है वो हर लेवल पे है। अब ये आप एकेडेमिया से लेकर के इंडस्ट्री, चाहे इकोनॉमी, जहाँ भी जाएँ वहाँ पे है। तो लॉबी तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सोचेगी ना। तो एक परसेप्शन ये है कि हाँ, हम इंडियन कम्युनिटी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, कौन-सा प्रेसिडेंट हमारे लिए बेहतर होगा, वो हमेशा एक रहता है। और दूसरी बात कि जो इकोनॉमिक सुपर क्लास है, जो इकोनॉमिक टॉप क्लास है अमेरिका का, वो तो चाहेगा कि उनका इंटरेस्ट सर्व हो अगले प्रेसिडेंट के साथ, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन करें नए प्रेसिडेंसी के साथ, नए पावर के साथ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियंस डिवाइडेड हैं। मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल एनेक्डोट देता हूँ कि मैं एक इंडियन कम्युनिटी दिवाली फेस्टिवल में अभी गया था, जी। और वहाँ हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक में बात हो रही थी, तो हमने पूछा कि कितने लोग यहाँ ट्रंप को वोट करेंगे और कितने लोग कमला हैरिस को वोट करेंगे। तो ज़्यादातर लोग ट्रंप को वोट कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक ट्रेंड है कि लोग अनकंफर्टेबल नहीं और है ये इंडियन कम्युनिटी इवेंट न्यूयॉर्क में ही था। हाँ, ये न्यूयॉर्क स्टेट में था। कहाँ है ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये न्यूयॉर्क स्टेट। नहीं, मैं गेस कर सकता हूँ न्यूयॉर्क में था तो क्या क्यों था। अब इसको छोड़ देते तो हैं। ये हाँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग अब ट्रेंड है कि अब कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचती है, और जो इश्यूज इंडियन कम्युनिटी फेस कर रही है उसके हिसाब से उनको लगता है कि कौन बेहतर प्रेसिडेंट होगा। और वहाँ ऑब्वियसली आप पॉलिसीज़ को लेकर नहीं जानते। देखिए, अब कमला हैरिस या बाइडेन रिजीम में ये हुआ है कि ग्रीन कार्ड वगैरह प्रोसेस फास्ट हुआ है। ट्रंप के काल में ये हुआ है कि इमिग्रेशन को लेकर के एक टफ स्टैंड रहा है, लेकिन प्रोसेस भी रुका हुआ था, प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था। तो लोग की मेमोरी इट डजंट गो दैट फार बैक कि याद करें कि हाँ, उन 4 सालों में इमिग्रेशन को लेकर के क्या हुआ था। लेकिन लोग का अभी का परसेप्शन ये है, तो आपको पता ही है पॉलिटिक्स तो लास्ट जो परसेप्शन है उस जी। समय क्या चल रहा है। जी। Issue उसी पे depend ललित, एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जो बात अभिषेक ने कही वहीं से क्यों लेते हुए, हमने देखा इंडियन कम्युनिटी ने, इंडियन जो इंडिया में रहते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री ट्रंप साहब की दिखाई दी। जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे, जब इंडिया आए, जब अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, वो एक कैमराडरी, वो एक दोस्ती, वो एक फ्रेंडशिप, बड़ा पावरफुल विजुअल है वो इंडियन कम्युनिटी के लिए, कि भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति इतना इतना फ्रेंडली है। अब क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो भी कन्वर्ट हुए हैं या वो बदल रहे हैं अपने आप को डेमोक्रेट से रिपब्लिकन की तरफ? आपका क्या, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, जो कुछ सर्वेज जो पिछले 2 महीने में आई हैं यूएस में, उसके हिसाब से जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पे जो वोट करते हैं, ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, बट उनकी संख्या, उनका जो रिलायबिलिटी है मूव करना है टुवार्ड्स रिपब्लिकन्स, वो बढ़ती जा रही है। जो कार्नेगी का जो अभी लेटेस्ट सर्वे आया था, उसके हिसाब से 10% लोग, भारतीय मूल के लोग 10% डेमोक्रेट छोड़ के रिपब्लिकन की तरफ गए हैं। 10% लोग गए हैं। एक मेरा और अपना मानना है कि उससे ज़्यादा लोग रिपब्लिकन्स की तरफ वोट करेंगे इस बार। हो सकता है कई स्टेट्स में 50-50% भी हो। जी। ललित, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जाते जाते आप दोनों से पूछना चाहूँगा, कॉमन क्वेश्चन है, और वो ये कि अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं,
तो क्या आपको लगता है नहीं कि रिपब्लिकन और इंडियन गवर्नमेंट की केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी, जो आज के हालात है, वर्तमान परिस्थिति है? दिखाई दे सकती है, बट इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्लिक्ट विजुलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो भारत की जो पॉलिसी है, मेड इन इंडिया, भारत में ही मैन्युफैक्चर करना अपने ज़रूरत की चीज़ों को, और उसी तरीके की पॉलिसी ट्रम्प का भी है कि अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें अमेरिका में ही प्रोड्यूस करें। तो अभी जो एक 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 इंडिकेशन आ रही हैं, या जो एफडीआई भारत की तरफ आ रही है, अमेरिका की कई सारी कंपनियां चीन से निकल के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, एक बड़ा सा चंक भारत में आ रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रम्प के हिसाब से, ट्रम्प की तरफ से डायरेक्शन जा सकती है कि आप किसी और तीसरे कंट्री में ना जाए, अमेरिका में ही आए, जी मैन्युफैक्चर यूएस में ही करें। अभिषेक, योर टर्न। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखते हैं, तो मैं ललित जी जो कह रहे हैं वो सही बात है कि ट्रम्प के साथ जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी हावी होंगी ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में, मुझे लगता है। दूसरी बात, ट्रम्प के साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का भी फैक्टर है कि वो इंस्टीट्यूशनल जो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसका बहुत ज़्यादा लिहाज नहीं रखते हैं। ही गोज़ आउट ऑफ द वे समटाइम्स। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट भी होता है। दूसरी तरफ अगर बाइडेन और कमला हैरिस प्रेसिडेंसी को देखें, अगर हम सोचते हैं उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक स्टेबिलिटी होगी। और दूसरी बात देखिए, ट्रम्प बार-बार कहते जी। हैं कि यहाँ पर हम सारा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करेंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन अगर फिजिबिलिटी जो उसका है, उसकी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। वो यहाँ नहीं हो सकता है जो इंडिया अफोर्ड करता है या जो चाइना करता था पहले, और जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है। जी। तो कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। इतना सिंपल नहीं है कि हम सीधा टैरिफ कर देंगे। ये चुनाव के रेटरिक अलग होते हैं और सरकार चलाना अलग होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करता हो, समझता हो और चलता हो, वही बेहतर होगा लॉन्ग रन में। मेरी अपनी समझ तो यही कहती है। मैं इंतज़ार करूंगा जब हम लोग अगली बार आपसे बात करेंगे, आप दोनों लोगों से, तो आप लोग लाल रंग की टाई में होंगे या नीले रंग की टाई में होंगे। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। शुक्रिया अभिषेक। नहीं, हम लोग, मुझे लगता है हम लोग एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन जो माहौल है और जो अभी प्रोसेस चल रहा है, उसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही कांटे की टक्कर है, जी। क्लोज फाइट है। ठीक, तो उसको समझना चाहिए हम लोग को, मुझे लगता है। बिल्कुल। और अभी कांटे की लड़ाई यहाँ भी दिखाई दे रही है, इसीलिए इतनी दिलचस्पी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित और अभिषेक, आप दोनों से बात करके आनंद आया। थैंक यू सो मच। दो बड़े मेहमान अमेरिका से हमारे साथ, और भारत के साथ कौन बेहतर होगा, ट्रम्प या कमला हैरिस, उसके बारे में तफसील से अपनी अपनी राय बताते हुए आगे बढ़ते एक और बड़े और अहम मुद्दे पर। और ये मुद्दा भी अमेरिका के पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ। भारत के साथ राजनयिक संबंध इस वक्त कनाडा के अब तक के इतिहास में सबसे खराब दौर में है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि उसका कोई सबूत अब तक नहीं दिया है, और यह भी मान लिया कि सबूत नहीं है खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने। भारत ने इसे लेकर ट्रूडो सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया। उधर ट्रूडो सरकार स्थानीय राजनीतिक हितों के लिए खालिस्तानी अलगाववादी को बढ़ावा दे रही है। इसके कई सबूत लगातार सामने आए हैं। ट्रूडो सरकार की वजह से खालिस्तानी आतंकवादियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है, उसे देखना है तो ये वीडियो, ये तस्वीरें आप जरूर देखिए। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर है, और वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर रविवार को खालिस्तानी अलगाववादियों ने अचानक हमला कर दिया। इस पूरी वारदात का ये वीडियो हिंदू फोरम कनाडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया, जिसमें खालिस्तानी अलगाववादी हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में उत्पात मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई खालिस्तानी अलगाववादी मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं पर डंडों से हमला भी करते हैं। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस हिंसा की ओर सभी ओर से आलोचना होने लगी। अभी तक तो खालिस्तानी अलगाववादियों का ट्रूडो और उनकी सरकार समर्थन कर रही थी, लेकिन अब यही खालिस्तानी जब उत्पात कर रहे हैं, वहां रहने वाले दूसरे इंडियन कैनेडियंस पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तब अब असमंजस में आई है ट्रूडो सरकार, और ट्रूडो की पोल भी खुलती दिखाई दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कनाडा की संसद में भारतवंशी सांसद
चंद्र आर्या ने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक रेड लाइन पार कर ली है। मंदिर के परिसर के हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और निर्लज्ज हो गया है। इस बीच कनाडा में भारतीय हाई कमीशन ने जानकारी दी है कि हिंदू सभा मंदिर में काउंसलर कैंप भी लगा था, जिसके लिए काउंसुलेट ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन खालिस्तानी अलगाववादियों ने इस कैंप के काम में भी बाधा पहुंचाई। अब सुरक्षा के हालात को देखते हुए ही काउंसलर कैंप लगाया जाएगा। इस बीच ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने ऐलान किया कि वो शहर के स्थानीय सदन में एक प्रस्ताव रखेंगे जिसके तहत पूजा स्थलों के बाहर प्रदर्शनों पर रोक लगाने की बात होगी। उनका कहना है कि पूजा स्थल हिंसा और डराने धमकाने से सुरक्षित रहने चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी अलगाववादियों के हमले की आलोचना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। कनाडा में हिंदू मंदिर और श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी अलगाववादियों से इस हमले को किस तरह समझा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी जी और कनाडा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उज्जवल दोसांझ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। पहले चलते हैं ब्रह्मचलानी साहब के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोसांझ साहब जब जुड़ेंगे तब उनसे भी बात करेंगे। ब्रह्मा सर, शुक्रिया, थैंक यू। अब जो कुछ हुआ ब्रैम्पटन में हम सब देख रहे हैं तस्वीरों में, किसकी गलती है, क्यों हुआ ये अटैक हुआ ब्रैम्पटन में। इसके पीछे सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप था। ये ग्रुप भारत ने डेजिग्नेट किया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिर्फ एकमात्र अटैक नहीं हुआ, एक दूसरे हिंदू टेम्पल पर भी अटैक हुआ। वो दूसरा हिंदू टेम्पल था ब्रिटिश कोलंबिया में। ये अटैक ब्रैम्पटन में ओंटारियो प्रोविंस में था। और एक तीसरा अटैक भी हुआ खालिस्तानियों की तरफ से, वो हुआ एक गुरुद्वारे पर, जहाँ पर जो बाकी मेन स्ट्रीम सिख्स हैं उनके खिलाफ। तो 3 अटैक हुए उसी दिन, एक ही दिन में 3 अटैक हुए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि खालिस्तानी कनाडा में उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है और वो काफ़ी एम्बोल्डेंड हो रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया ब्रैम्पटन में, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, उसे क्लियर है कि वो काफ़ी इनकरेज्ड हैं कि उनके अथॉरिटीज़ उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा। बल्कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं इस वायलेंस में, तीनों हिंदू हैं। जो खालिस्तानी आए थे उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डबल फेस दिखता है ट्रूडो सरकार का, खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो का और वहाँ की पुलिस का। यही प्रॉब्लम है कनाडा में, क्योंकि ट्रूडो सरकार इन खालिस्तानियों के साथ मिली हुई है पॉलिटिकल रीजंस के लिए। इस समय जो ट्रूडो की सरकार है वो एक माइनॉरिटी सरकार है, और इसको कौन रेस्क्यू कर रहा है? एक खालिस्तानी, जगमीत सिंह। सितंबर में जगमीत सिंह ने कहा कि मैं अपने रिश्ते तोड़ रहा हूं ट्रूडो के सरकार के साथ। उसने कहा कि ट्रूडो की सरकार करप्ट है। और अब पिछले हफ्ते जब कंजर्वेटिव पार्टी और क्यूबेक की जो मेन पार्टी, दोनों ने डिसाइड किया कि वो जुड़ के ट्रूडो सरकार को गिराएंगे, तो जगमीत सिंह दोबारा ट्रूडो को सेव करने के लिए उसके साथ उन्होंने दोबारा एक तरह का डी फैक्टो अलायंस बनाया है। तो ट्रूडो के पीछे, ट्रूडो को सेव करने के लिए जगमीत सिंह हैं जो खालिस्तानी हैं। जगमीत सिंह इस समय कनाडा के किंग मेकर बन गए हैं। तो इस सिचुएशन में खालिस्तानियों के खिलाफ सरकार कैसे एक्टिविटीज़ कोई करेगी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब ट्रूडो का जो सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है जगमीत सिंह पर, तो ट्रूडो के पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करे। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल दोसांझ, जो
who was a minister with the Canadian government, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर दोसांझ फॉर बीइंग विद मी. आज जो कुछ हुआ ब्रैम्पटन में, जिस तरीके से हिंदू टेम्पल पर अटैक हुआ और कहा गया कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, सपोर्टर्स थे, और जो लोग पकड़े गए इस अटैक के लिए वो हिंदू लोग पकड़े गए. क्या ये लगता नहीं है कि ये ट्रूडो गवर्नमेंट का फेलियर है? वहाँ रहने वाले दूसरे कैनेडियन इंडियंस जो हैं उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे जो अटैक हैं वो तो होते रहे हैं गुरुद्वारों में. जो एंटी खालिस्तानी सिख्स हैं, मॉडरेट सिख्स जो हैं, वो गुरुद्वारों में से निकल गए हैं इसी कारण, क्योंकि वहाँ वायलेंस और हेट्रेड बहुत हो रही है. वायलेंट स्पीचेस हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है. आहिस्ता आहिस्ता वो गुरुद्वारों पे कब्जे कर रहे हैं. सो अब जो हुआ है, the violence has spilled over into the Hindu temples because of the consular presence there, and it's absolutely abominable, condemnable. But the three political leaders, national leaders of Canada, have denounced the violence, but not denounced the Khalistanis. They've not even named them. They've not called them out. That's because, you know, political class in this country सो रही है, टोटल अमनीजिया में है. एंड जो खालिस्तानी हैं वो उनका एक तो काउंसलर्स को रोकने का इरादा था कि काउंसिल जनरल जो हैं उनको वो काम ना कर सकें लोगों के लिए, लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जो दे रहे थे. दूसरा, शायद वो कामयाब हो सकें, वो सोचते हैं, हिंदू और सिखों में डिवीज़न पाने के लिए जी. क्योंकि अगर कनाडा में डिवीज़न हो जाए, जो कि अभी नहीं हुई है, vast majority of the Sikhs are anti-Khalistani. People intermarry, people go to gurdwaras and mandirs, they dine together, wine together, you know, we live together. And so they haven't succeeded. But if they succeed in separating the communities here and sowing division, and they're hoping, their dream one day that they can then import or export that division into Punjab, which doesn't exist in Punjab. दोस्तान साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इसी पे पॉइंट पे आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी खालिस्तान के फेवर में नहीं है और गुरुद्वारों पर अगर इन खालिस्तानी सपोर्टर्स का, इन सेपरेटिस्ट का कब्जा होता जा रहा है, आपको लगता नहीं है कि ट्रूडो गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए या अपने इंटरनल फायदे के लिए वो दो देशों के संबंध खराब कर रहा है? Well, yeah, whether it's to do with the relationship between the two countries, he's certainly not antagonizing the Khalistanis, because as you know, in elections, in closely contested ridings, even 500 to 1,000 votes may make a difference in winning or losing a riding. And if you have 1,000 hardcore Khalistanis in a given riding, why do you want to make them enemies? And if there had been no other consequences for Mr. Trudeau, why would he raise his voice? I mean, from my point of view, मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है. 1950s में last time बोली थी हिंदी, लेकिन if ultimately if the Prime Minister is doing this for political reasons, he doesn't realize that he's sowing the seeds of ghettos in this country. Because if you have this kind of hatred breeding under his nose and he pays no attention, and the other political parties pay no attention, and the Conservatives also joined by cancelling the Diwali event, which I personally used to attend when I was an MP. When you do that, you are doing it for your short-term benefit. In the last analysis, if you continue to be blind to these issues, which Mr. Trudeau is, because he's in bed with the Khalistanis. Khalistanis and Islamists were in his cabinet. They supported him in his leadership campaign. I personally know that because I was involved in the previous leadership campaign. So I know who went from the previous leadership campaign and supported Mr. Trudeau. And so Mr. Trudeau, he essentially has grown up on Khalistani and Islamist hatred. And he can't give it up.
and they were in his cabinet. They spent time in his cabinet. Now they're not. So we shouldn't really hope very much from Mr. Trudeau for change. Right. But absolutely, I must say, you know, I was the Attorney General of the province of British Columbia for over 4 years, and I know the RCMP. I know other police forces. I know how they function. But in this particular case, and in the case of the Air India itself, it's an absolute political failure of the political class and the law enforcement Right. in both cases. थैंक यू मिस्टर Thank you very दोसांझ। much. चलानी साहब, आपका भी शुक्रिया। बहुत गंभीर और सीरियस एलिगेशन है ट्रूडो साहब पर, उनकी गवर्नमेंट पर, जिस तरह से वो दो देशों के संबंधों को सबसे ख़राब दौर में लेकर आ गए हैं। वो भी तब जबकि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा है, आपसी पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, और ये सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए जस्टिन ट्रूडो अपने चुनाव को बचाए रखने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गल हाथियों की मौत के मामले में राज्य सरकार का रवैया सख्त हुआ तो 2 अधिकारियों को रविवार शाम निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एलिफेंट टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए। इस बीच इन्हीं हाथियों के झुंड के एक हमलावर हाथी को भी वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया है और सुरक्षित जगह पर उसको ले गए हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय वन सेवा के अधिकारी गौरव चौधरी और सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह निनामा। सरकार को लगता है बांधवगढ़ में 10 हाथियों को बचाने में इन 2 अधिकारियों ने लापरवाही बरती। फतेह सिंह निनामा ने सक्षम नेतृत्व नहीं दिया, सारा काम अधीनस्थों पर छोड़ दिया। गौरव चौधरी सूचना मिलने पर भी छुट्टी से नहीं लौटे, मोबाइल बंद रखा। बाघों के घर बांधवगढ़ में कुछ सालों पहले हाथी मेहमान बनकर आए, फिर बसाहट हुई, लेकिन पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ उसने यकायक हाथियों के इस घर से 10 से 15% हाथी कम कर दिए। पहले प्रबंधन ने कह दिया जहरीले कोदो कुटकी का ये असर है। प्रथम दृष्टया तो कोदो के कारण एक माइकोटॉक्सिन होता है जो फंगल अटैक होता है इसमें, उसके कारण होने का अभी अंदेशा है। इसके अलावा उसके पीएम के बाद पूरे विजरा भेजे गए हैं, लेबोरेटरी IVR बरेली भेजा गया है, FSL सागर भेजे हैं और जबलपुर भेजा गया है। इनकी सबकी जब साइंटिफिक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में कंक्लूजन होगा। आनन फानन में खेतों से फसल हटा दी गई, कटी फसल को जला दिया गया। हैरान परेशान किसान कह रहे हैं वो आज भी वही कोदो खा रहे हैं। कोदो सर हम बचपन से, जब से हमारे दादा परदादा रहे खेती करते आ रहे हैं, हमारे लिए वो अमृत है सर। उसमें आज तक हमने कुछ रिएक्शन नहीं किया कोदो हमको। आज भी जो कोदो यहाँ से लेके रखे हैं उसको शाम सुबह मवेशी भी खाते हैं, वही कोदो खा रहे हैं। वही कोदो सर। जो कह रहे हैं कि वो हाथी खाए हैं तो ये मतलब कोदो खाए हैं, जब तो कहते हैं कोदो खाए से मर गए। किसानों पर मार दोहरी पड़ी, फसल खराब हुई। अब 13 हाथियों के झुंड में बाकी बचे हाथी हमला कर रहे हैं। देवरा गांव में एक हाथी ने 4 लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत हो गई, 2 घायल हैं। सर 6 बजे सुबह वो बाहर गए थे तो बोले कि यहाँ टंकी में चढ़े थे लड़के के, हाथी देख रहे थे, कहीं हाथी आया तो साथी बस मिली उनकी, नहीं मिल रहे थे, फिर ढूंढते ढूंढते वहीं पाया तो सब कुचल डाली। पूरे गांव में 10 से कम हमल है, अभी भी किसी को पता नहीं है। मेरे को फोन किया गया था तुम्हारे भाई को कि हाथी ने कचल दिया है। हाँ, हाथ नहीं खड़ा था। भविष्य में ऐसा न हो, इंसान और हाथी दोनों साथ रह सकें, इसलिए सरकार ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा। और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं जैसे कर्नाटक और केरल, असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे। नजदीक के बफर एरिया के बाहर के हमारे जो मैदानी इलाके की जो फसलें हैं उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल की फेंसिंग करा करके उनकी फसलें सुरक्षित करें
ताकि हाथी फसल नष्ट न कर पाए। हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया ताकि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सहअस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके, ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब ये कर सकते हैं। अपने अभी जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे, उसके बजाय 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति की प्रारंभ करने का निर्णय किया। जो 2 व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है, उनके अभिभावकों को भी हमने ये इस व्यवस्था से जोड़ा है। जो अकेला हाथी घूमते हैं या ऐसे जो दल से अलग अलग हिस्से में जाते हैं, तो उनको रेडियो टैगिंग का भी एक निर्णय हमने किया है ताकि हाथियों की गतिविधियों को नजर में रखा जा सके, ट्रैकिंग किया जा सके। वैसे ये पहला मामला नहीं है। 2022 में बांधवगढ़ में एक हाथी की संदिग्ध मौत के बाद उसके शव को जला दिया गया। शव जलाने के आरोप में वन विभाग के 3 कर्मचारी सस्पेंड भी हुए थे। झारखंड छत्तीसगढ़ के रास्ते बांधवगढ़ हाथियों के आने जाने का एक प्राकृतिक रूट था। वैसे अब हाथियों ने वहां पर अपनी बसाहट बसा ली है, लेकिन 10 हाथियों के मौत से इस बसाहट पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ महीनों पहले एनडीटीवी ने बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर जो रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद ऐसे ही हंगामा मचा, सुर्खियां बनी, सवाल जवाब हुए, फिर सब शांति। अब सवाल हाथियों की मौत पर है। जवाब वन मंत्री को देना था, वो अपने उपचुनाव में व्यस्त हैं। अधिकारियों ने पहले कह दिया कोदो कुटकी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बताना भूल गए कि क्या कोई ऐसी रिसर्च है, या अगर उन्हें पता था कि कोदो कुटकी जहरीली हो सकती है तो बचाव के लिए उन्होंने क्या किया। कुल मिलाकर कई सवाल हैं और जवाब अभी नहीं मिल रहे, क्योंकि 2 साल पहले भी वहां संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसी एक हाथी की मौत हुई थी और फिर सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। उमरिया में अपने सहयोगी एजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।